हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें सरकार ने फाइनेंस बिल 2023 के माध्यम से इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा झटका दिया है। और जो डेट म्यूचुअल फंड के साथ टैक्स की एडवांटेज होती थी वो अब नहीं रही है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इस अमेंडमेंट से किस किस को फायदा और नुकसान होगा। और इसके अलावा क्या अगर हमारे पास डेट म्यूचुअल फंड है तो क्या हमें उसको बेच करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये डेट फंड्स होते क्या हैं और लोग आखिरकार इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो डेट फंड्स बाय डेफिनेशन फिक्स्ड इनकम स्कीम होती हैं जो कि आपके पैसे को डेट और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। और जब उसकी मेच्योरिटी हो जाती है तो आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो भी आपको वापस मिल जाता है। तो जैसे एफडी होती है, एफडी में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में आपको पीरियोडिकल इंटरेस्ट मिलता है या मेच्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलता है और आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी वापस हो जाता है। उसी तरह से डेट फंड्स में भी सिमिलर होता है। तो लोग एफडी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, डेट फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि एफडी में तो जैसे गारंटी भी होती है 5 लाख रुपए तक की। तो ऐसे में डेट फंड में क्यों इन्वेस्ट किया जाता है? तो उसका रीजन ये है कि आप ज्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे वो आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो अगर आप ट्रिपल ए जो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जो कि काफी सेफ माने जाते हैं वो आपको 1.5 से 2% एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। और अगर आप थोड़ी सी रिस्कियर असेट्स में जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट और भी ज्यादा होता है। और एक तो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली ज्यादा होता है, दूसरा आप में आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसका भी फायदा मिलता है। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम हो जाती हैं और आपके जो बॉन्ड है या जो डेट फंड है वो हायर इंटरेस्ट रेट के टाइम पे इशू हुए थे तो उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कैपिटल एप्रिसिएशन का भी आपको बेनिफिट मिलता है। और अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि आपके बॉन्ड की वैल्यू गिर जाए, लेकिन अगर आप मेच्योरिटी तक वेट करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो तो आपको वापस मिल ही जाएगा। और इन सब के अलावा इसमें टैक्स की भी एडवांटेज होती थी जिसको कि अब सरकार खत्म करने वाली है। तो इसमें क्या होता था कि फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से चाहे आप 20% में है 30% में है टैक्स देना पड़ता था। लेकिन एक तो जो डेट फंड है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते थे मान लीजिए 3 साल से ज्यादा, तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ता था और उसमें भी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता था। तो एक्चुअल जो आपका टैक्स रेट है वो 10% से भी कम हो जाता था। और अब अगर बात की जाए कि भाई डेट फंड्स में आज की डेट में टैक्स रेट क्या है, तो इसमें दो प्रकार से टैक्स लगता है। अगर आप इसको 3 साल से कम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ता है। तो उस केस में जो भी इनकम होती है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाती है और आपको अपने जो इनकम टैक्स स्लैब है, अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो 30% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप 3 साल से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है जो कि 20% होता है, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और उसकी वैल्यू 1,50,000 हो गई मेच्योरिटी पे इंटरेस्ट रेट मिला विला के। तो अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करते हैं यानी कि 3 साल से पहले इसको बेच देते हैं तो आपको इसमें जो 50,000 रुपए का गेन हुआ है उसके ऊपर मान लीजिए कि आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 10,000 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 30% ब्रैकेट में आएंगे तो आपको 15,000 रुपए प्लस सेस प्लस सरचार्ज का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलता है और आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो मान लीजिए कि जैसे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3 साल में 15% है। आप इसका चार्ट देख सकते हैं, जैसे 2001-2 में जो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी उसको माना जाता है 2022-23 में 331 रुपए। यानी कि इस चीज को अगर आप 2001-2 में 100 रुपए में खरीद के 2022-23 में 331 में बेचेंगे तो माना जाएगा कि आपको कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ है क्योंकि 100 रुपए वाली चीज आपकी 331 की हो गई है। वहीं अगर आप 100 रुपए की एफडी कराते और 331 की हो जाती तो आपको 231 रुपए पे अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता। तो आप देख सकते हैं इंडेक्सेशन के बाद जो 50,000 रुपए का आपका बेनिफिट था उसके ऊपर जो टैक्स है वो सिर्फ 7,000 रुपए रह जाता है। और वहीं जो नॉर्मल केस में वो 10 से 15,000 हो सकता है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की,
तो गवर्नमेंट ने जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें कुछ बदलाव किए हैं और ये बदलाव किए गए हैं फाइनेंस बिल 2023 के माध्यम से, जिसको कि फ्राइडे यानी कि 24 मार्च को पार्लियामेंट में पास करा दिया गया है, यानी कि अब ये लॉ बन चुका है। जब 1 फरवरी को हमारा बजट आया था तो ऐसे किसी बदलाव के बारे में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट नहीं दी थी, लेकिन अब जब फाइनेंस बिल 2023 को पास कराया गया तो उसमें 64 अमेंडमेंट किए गए हैं और उन अमेंडमेंट में से एक अमेंडमेंट है जो कि डेट म्यूचुअल फंड को इम्पैक्ट करेगा। यानी कि नए रूल के हिसाब से अगर कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं और वो म्यूचुअल फंड फर्दर 35% से कम इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, यानी कि बाकी का जो 65% या उससे ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? कोई भी जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह हो गए। इसके अलावा जो भी इक्विटी नहीं है यानी कि डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं है उसको डेट माना जाता है, चाहे वो गोल्ड में करते हो या इंटरनेशनल फंड में, उसको भी डेट की कैटेगरी में माना जाएगा। तो अगर वो अब 35% से कम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में जो भी आपका गेन होगा उसको अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और ये जो चेंजेस हैं वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। हालांकि जो भी इन्वेस्टमेंट आप 31 मार्च 2023 तक करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो अगर हम समराइज करें तो अब अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में 1 अप्रैल 2023 के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो पहली बात तो आपको जो 20% का कैपिटल गेन लगता था लॉन्ग टर्म का वो नहीं लगेगा, आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप 30% में आते हैं तो 30% टैक्स देना पड़ेगा और साथ साथ में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलते थे 3 साल होल्ड करने के बाद वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो सरकार ने किया क्यों है? तो एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार चाहती थी कि जो बैंक फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड होते हैं दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट है, इन दोनों में टैक्स की समानता होनी चाहिए, उसलिए चेंज किया गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल के हिसाब से आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 3 साल के बाद आपको 8% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1,25,971 रुपए मिलते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट के केस में आपका जो टैक्स होता है, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 7,791 रुपए देना पड़ेगा। और डेट फंड में अभी तक जो वो टैक्स था वो 2,194 था, लेकिन अब ये भी 7,791 हो जाएगा। यानी कि डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 5,597 का टैक्स का नुकसान होगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस अमेंडमेंट से किस किस को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, तो ऐसा माना जा रहा है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि उसमें वो काफी सारी डेट स्कीम वो करते हैं। तो अगर हम 2020 का डेटा देखें, हालांकि अब काफी हद तक ये चेंज हो चुका होगा, क्योंकि एक तो जब से कोविड के बाद इक्विटी में मोमेंटम आया तो लोगों ने इक्विटी फंड में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और उसके अलावा फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, आपको याद होगा, उनकी कुछ डेट स्कीम बंद कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों का डेट जो म्यूचुअल फंड है उसमें भरोसा उठ गया था। लेकिन 2020 के डेटा के हिसाब से देखें तो 19% ऐसे डेट थे जो कि नॉन लिक्विड थे। डेट में ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट थी 36% के आसपास थी और ईटीएफ में भी कुछ कुछ थी। लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो नॉर्मली कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स के लिए किए जाते हैं। तो उसको अगर हम इग्नोर कर दें, क्योंकि 3 साल से कम पहले भी होल्ड करते थे तो वो शॉर्ट टर्म में ही आता था। तो प्योरली अगर हम डेट नॉन लिक्विड फंड की बात करें तो उसमें 19% की इन्वेस्टमेंट थी। तो आज की डेट में 40 लाख करोड़ की जो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें हम बोल सकते हैं कि 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है वो डेट नॉन लिक्विड फंड में जा रहा था, जो कि इस टैक्स की वजह से उस पे इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा लिक्विड म्यूचुअल फंड, जिसमें कि आप बोल सकते हैं कि 6 से 7 ट्रिलियन पैसा जाता है, वो इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसमें लोग वैसे ही शॉर्ट टर्म कुछ दिनों, कुछ वीक या कुछ मंथ्स के लिए पैसा रखते हैं। तो पहले भी उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था, अब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो मेन पंगा पड़ेगा जो टारगेट मेच्योरिटी बॉन्ड जैसे कि भारत बॉन्ड्स होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अभी तक उसमें टैक्स बेनिफिट आपको मिलता था। अब से ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये एफडी के बराबर हो जाएंगे। तो इससे नुकसान हो रहा है। हालांकि जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो सिर्फ डेट प्रोडक्ट से, जो खास करके नॉन लिक्विड जो होते हैं, उससे 11 से 14% होता है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी के लिए आप देखेंगे तो फ्राइडे को जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, चाहे एचडीएफसी एएमसी हो, आदित्य बिरला एएमसी हो, सब में अच्छा खासी गिरावट देखी गई है। आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 6% तक की गिरावट देखी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतना बड़ा इम्पैक्ट इनके लिए नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ज्यादातर इक्विटी जो स्कीम्स ये मैनेज करते हैं उससे आती है। तो हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो और अल्टीमेटली इनके शेयर वापस रिकवर करें। और फायदा किससे होगा?
तो सबसे पहले तो लोग अगर डेट फंड में नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि वो पैसा इक्विटी फंड में जाए, तो एएमसी को दोबारा इससे फायदा हो सकता है। हालांकि जो लोग डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है सेफ्टी, तो शायद वो इक्विटी में नहीं डालेंगे, तो वो डालेंगे या तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, या जो कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आते हैं उसमें शायद वो इन्वेस्ट करेंगे, तो ये बेनिफिशियरी हो सकते हैं। हालांकि बैंक को क्या फायदा होगा, बैंक की ओवरऑल अगर हम डिपॉजिट मार्केट देखें तो 180 लाख करोड़ की है, उसमें अगर पूरा का पूरा जो डेट म्यूचुअल फंड का साइज है 8 लाख करोड़ आ भी जाता है तो इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए हमने देखा कि बैंकों के शेयर शुरू में थोड़ा भागे थे, लेकिन जितनी तेजी से म्यूचुअल फंड कंपनीज के शेयर नीचे आए थे उतना बैंकों में पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देखा गया। उसकी वजह से उसका मतलब यही है कि जो ओवरऑल बैंक के डिपॉजिट्स हैं वो ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं, तो ये 8 लाख करोड़ कोई खास उनको इंपैक्ट नहीं करेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या डेट फंड हमारे लिए कंप्लीटली वेस्ट हो चुके हैं और हमको इनको बेच देना चाहिए, तो एक्सपर्ट का मानना है कि एडवांटेज डेफिनेटली कम हुई है डेट फंड में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कोई एडवांटेज नहीं रही है। जैसे कि अगर आप एक एफडी कराते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मान लीजिए 3 साल के लिए, और आप मेच्योरिटी पे इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, लेकिन हर साल आपको जो टैक्स है वो एक्रूअल बेसिस पे करना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं लेकिन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन डेट फंड के केस में अनलेस कि आपके डेट फंड मेच्योर हो जाएं या आप उसको रिडीम कराएं, मान लो आप 3 साल बाद कराते हैं तो 3 साल बाद ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको एक्रूअल बेसिस पे टैक्स नहीं देना पड़ता। और हो सकता है कि फ्यूचर में आप रिटायर हो चुके हों या जॉब छोड़ दें तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो, आप कम स्लैब में आए, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि डेट फंड में आप बहुत ही आसानी से अपने पैसे को सेकेंडरी मार्केट में विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही कम एग्जिट लोड होता है। वहीं एफडी में अगर आप अपनी एफडी को तोड़ते हैं तो आपको प्री मैच्योर टर्मिनेशन पेनल्टी और इंटरेस्ट का नुकसान होता है जो कि काफी बड़ा होता है। इसके अलावा अगर आपको डेट फंड में फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसको आप दूसरे जो लॉसेज हैं जैसे कि स्टॉक्स में लॉस हुआ है, गोल्ड में लॉस हुआ है, उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, और सेम ईयर में एडजस्ट नहीं कर पाते तो फ्यूचर के लॉसेस को भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन एफडी के गेन के अगेंस्ट आप ये लॉसेस एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ये भी फायदा अभी भी डेट फंड के साथ बना हुआ है। इसके अलावा एफडी में आपको अगर फॉर्म 15G वगैरह या एफ नहीं आप सबमिट कराते, तो आपको टीडीएस पे करना पड़ता है, लेकिन डेट फंड में कोई टीडीएस नहीं होता। और इन सब के अलावा ये जो भी चेंजेस हैं वो 1 अप्रैल से लागू होंगे, यानी कि जो अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट करी है पास्ट में या इवन 31 मार्च 2023 तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो डेट फंड में हो, इंटरनेशनल फंड, गोल्ड फंड में, तो इनके ऊपर जो एडिशनल टैक्स रेट है वो लागू नहीं होंगे, तो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा वो मिलता रहेगा। तो रादर अगर आप डेट फंड को एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट मानते हैं तो आप 31 मार्च तक इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।